हाँ ठीक है। हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक सप्ताह बाद यानी कि 29 को हम लोग का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट जो इस बार एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं, और स्पेशली ऑल द बेस्ट उन एस्पिरेंट को जो नए एस्पिरेंट हैं, स्पेशली उनके लिए। तो हम लोग आज बात करेंगे पेपर 1 के एक नए चैप्टर के बारे में, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। उस चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन। और जैसा कि आपको पता होगा कि पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट से 5-5 सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 50 सवाल होते हैं। तो कम्युनिकेशन में भी हमारे पास 5 से 7 सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पूरा कम्युनिकेशन पे बात नहीं करेंगे, हम लोग कम्युनिकेशन के एक सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और उस सब टॉपिक का नाम है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज बैरियर पे बात करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप लोग अपना कलम कॉपी निकाल लें और हमारे साथ लिखते चलेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आगे सुविधा हो सके। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दे देते हैं हम लोग बैरियर। बैरियर शब्द का बेसिक अर्थ क्या होता है आप बताएंगे? हाँ ठीक है। बैरियर का मतलब जैसे कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान उत्पन्न होता है, राइट। व्यवधान के अलावा हम लोग इसमें मोटा मोटी तौर पे इसे समस्या भी कह सकते हैं या इसे रुकावट कह सकते हैं। जो लोग हिंदी माध्यम के हैं तो उनके लिए शब्द बहुत सारे यूज किए जाते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। अंग्रेजी में तो सिर्फ आप बैरियर यूज करेंगे। इसे अवरोध भी हम लोग कह सकते हैं, यस और नो, ठीक है। तो इतने सारे इसको हिंदी में इसको हम लोग शब्द के अनुसार इसको जान सकते हैं। तो इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। बैरियर का बेसिक अर्थ क्या है कि किसी भी कार्य का जब संचालन हम लोग करते हैं तो उसमें भी किसी भी तरीके का अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट उत्पन्न होता है, किसी भी तरीके का समस्या चल करके आता है, तो उसे हम लोग बैरियर के तौर पे काउंट कर सकते हैं। और चूंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन चैप्टर के बारे में, तो है कम्युनिकेशन का बैरियर है, यानी कि किसी से कम्युनिकेट करने के दौरान, किसी से संचार करने के दौरान, किसी से बातचीत करने के दौरान किसी भी तरीके का व्यवधान उत्पन्न होगा, समस्या उत्पन्न होगा, तो उन तमाम सारे बैरियर्स को, तमाम सारे अवरोध को कम्युनिकेशन की भाषा में कम्युनिकेशन बैरियर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि बैरियर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें कई तरह का पॉइंट चल करके आता है। जैसे सामने वाला का भाषा एक नहीं होना, सामने वाला का कल्चरल जो प्रीवियस बैकग्राउंड रहा है उसका पीछे का वह एक नहीं होना, दोनों का कंट्री का अलग अलग होना ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है आर्ट्स का लड़का साइंस के लड़का से बात कर रहा है, यानी सब्जेक्ट का अलग अलग होना। तो उसमें सामान्य तौर पे कम्युनिकेशन करेंगे तो किसी न किसी तरीके की समस्या उत्पन्न होगी। तो वो सभी कम्युनिकेशन बैरियर के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ बैरियर, जहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं बैरियर में। यदि हम लोग बात करें, चूंकि हम लोग पेपर 1 के लिए KVS मैदान को फॉलो करते हैं, आप लोग को भी सजेस्ट किया था हमने KVS मैदान पढ़ने के लिए। तो पहले बैरियर के तौर पे यदि बात करें तो मदान की जो बुक है, या फिर यदि हम लोग बात करें तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को मेंशन किया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हिंदी में यदि बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। तो ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब सांगठनिक हो जाएगा, सांगठनिक अवरोध क्या होता है यह, और इसमें कैसे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का सीधा संबंध किसी ऑर्गेनाइजेशन से है। जैसे कोई संगठन है, चाहे वो शैक्षणिक संगठन हो सकता है, इकोनॉमिकल संगठन हो सकता है, सामाजिक संगठन हो सकता है, आप किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं, वह एक अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो उसमें तमाम तरह की जो व्यवधान उत्पन्न होंगे, जो बैरियर उत्पन्न होगा, उसे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के नाम से हम लोग संबोधित करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें बैरियर कैसे आ सकता है? जैसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब यह हो सकता है कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बैरियर से क्या संबंध है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट है और वहाँ चूँकि बड़ा है तो इसका इंस्टीट्यूट का साइज तो बड़ा हो गया, लेकिन वहाँ पे हमारे मेंबर कम हैं, वहाँ पे हमारे मेंबर कम हैं। तो काम करने में, चूँकि साइज इंस्टीट्यूट का बड़ा है, मेंबर कम है, तो एक समस्या यहाँ पर उत्पन्न होकर के आएगा, एक बैरियर उत्पन्न होगा काम करने में। तो उसे हम लोग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो उत्पन्न होगा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, उसे इसमें हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है? जैसे किसी यूनिवर्सिटी का उदाहरण ले सकते हैं कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गई और उसमें प्रोफेसर्स कम हैं, स्कॉलर्स कम हैं, टीचर कम है, एडहॉक पैनल कम है, या व्यवस्था नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उसी साइज जो है उसका वही बैरियर को उत्पन्न कर दे रहा है, उसी से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। इसमें 3-4 पॉइंट है, हमको यह समझना है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं। जैसे एक और पॉइंट है फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस का क्या मतलब है यहाँ पर कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें मान लेते हैं 100 मेंबर हैं, और 100 मेंबर में जैसे मान लीजिए कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का जो गार्ड है और जो एडमिन का गार्ड है, इन दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, दोनों के एक दूसरे से संबंध ही नहीं है। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, लेकिन दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न होगा। क्यों बैरियर उत्पन्न होगा? क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो संबंध नहीं बनेगा। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, उसके बाद भी फिर डिस्टेंस उत्पन्न रहता है, वो अलग बैरियर में आएगा, उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और है, इसमें मेंशन करते हैं, जैसे जॉब स्पेशलाइजेशन है। जॉब स्पेशलाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, उससे भी बैरियर उत्पन्न हो सकता है। ठीक, जैसे एक आदमी दूसरे कल्चर से पल करके आया, जैसे मान लीजिए कि साउथ का आदमी है, ठीक, और हाँ नॉर्थ में आ गया, एकदम टिपिकल नॉर्थ यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए प्रोफेसर के तौर पे या स्कॉलर के तौर पे, तो यहाँ का जो कल्चर है हावी रहेगा, तो उसके साथ कहीं ना कहीं उसके जीवन में बैरियर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का जो कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, वह भी एक बैरियर को उत्पन्न कर सकता है। और यहाँ पे जॉब स्पेशलाइजेशन कैसे बैरियर उत्पन्न करेगा? जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के स्टाफ होते हैं और कई लोग का काम है, जैसे मान लीजिए किसी का काम है फेलोशिप शुरू करवाने का काम है, या किसी का काम है गार्डिंग करने का, और कोई दूसरा जो है उसका काम कोई और है। ठीक, तो हम लोग एक काम को दूसरे व्यक्ति के पास ले जाएंगे जो स्पेशलाइज्ड नहीं है उस मामले में, तो ऑर्गेनाइजेशन तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जॉब स्पेशलाइजेशन एक बैरियर को उत्पन्न कर रहा है। जैसे सामान्य तौर पे कि रात में हम बीमार पड़ गए और हमें दांत में दर्द हो रहा है, लेकिन हम आँख के डॉक्टर के पास चले गए, तो इलाज तो नहीं होगा, है डॉक्टर ही है, यस और नो। तो जॉब स्पेशलाइजेशन भी हमें बैरियर क्रिएट करता है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये सारे पॉइंट किस में आ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में। ठीक, इसमें और छोटा छोटा पॉइंट है, जैसे पावर स्ट्रक्चर है, किसी यूनिवर्सिटी में जो उसका लॉ होता है, उसका जो एथिक्स होता है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, या स्टूडेंट के अप्रोच से बनाया जाता, स्टूडेंट के हित में बनाया जाता, और कहीं कहीं का होता है जो टीचर के हित में बनाया जाता है या यूनिवर्सिटी के हित में बनाया जाता है। तो पावर स्ट्रक्चर के कारण भी बैरियर उत्पन्न होता है। उसके अलावा और छोटे छोटे पॉइंट हो सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके की मान लीजिए सुविधा में कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, तो उससे भी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट किस में आएंगे? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आएंगे। और इसमें एक और पॉइंट दिया है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन।
तो मेरे ख्याल से इसको समझने की ज़रूरत नहीं, आप तो समझ गए होंगे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब कि एक स्टाफ दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, मतलब कोऑपरेट करना। क्लियर है? आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं कर रहे हैं। हाँ, भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ हाँ, ये इस प्रकार की जो समस्या है वो भी इसमें आ जाएगा, है ना। अब इसी में से अलग अलग पॉइंट भी बनता चला जाएगा। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को समझ गए। अब आगे हम लोग बात करेंगे दूसरे बैरियर के बारे में। बैठ जाइए। एक फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर। फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिजिकल बैरियर तो मोटा मोटी हम लोग पहले समझ लिए हैं, ठीक है, और मैकेनिकल बैरियर को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसमें यदि हम लोग पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया इन्होंने, प्रतिस्पर्धा को लेकर, कंपीट करना। कैसे? जैसे इसने उदाहरण दिया है कि हम लोग क्लास में, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग का क्लास चल रहा है, लेकिन बाहर में किसी भी तरीके का एक प्रोटेस्ट चलने लगा। जैसे इन्होंने जो एग्जांपल सेट किया है, और मान लीजिए कि हॉस्टल का फी बढ़ गया या किसी भी तरीके का यूनिवर्सिटी में कोई समस्या उत्पन्न हुआ, तो लोगों ने क्या किया कि क्लास एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्लास में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होगा, ठीक। तो यहाँ जो क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं और जो प्रोटेस्ट में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कम्पीट हो रहा है चीज़, और इसके वजह से जो बैरियर उत्पन्न हो रहा है वह फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर जो है उसके अंतर्गत इसे काउंट किया जाएगा। क्लियर है? इसमें ज़्यादा समझना नहीं, बस याद रखना कि फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर क्या होता है, उसमें कौन कौन सा पॉइंट आ सकता है। जैसे दूसरा पॉइंट इसने मेंशन किया है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, तो इससे भी बैरियर उत्पन्न हो सकता है। कैसे? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से कैसे बैरियर उत्पन्न होगा? कैसे? ये सीजन का इफेक्ट रहता है, ज़्यादा गर्मी है तो हाँ, उसमें हमारा ब्रेन जो है उस तरह के स्टडी के मूड में नहीं रह सकता है, क्योंकि वो वायुमंडलीय दबाव पर भी जो हो जाता है ना। अच्छा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि गर्मी का मौसम है और हम अपने क्लासरूम में गए, ठीक, और क्लासरूम में संयोग से उस दिन लाइट ही नहीं है, फ़ैन खराब हो गया, एसी काम नहीं कर रहा है, तो यह इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी हमारे में बैरियर उत्पन्न करता है हमारे कम्युनिकेशन में, ठीक है। या कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक, तो इन्वायरमेंट के कारण यदि किसी भी तरीके का व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बैरियर में काउंट करेंगे, और यह मूल तौर पे फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। आगे इसमें हम लोग तीसरा या चौथा पॉइंट देखते हैं। इसमें एक पॉइंट है, जैसे सब्जेक्टिव स्ट्रेस की बात की गई है। ये क्या होता है? तो नाम से कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इसमें जो इन्होंने मेंशन किया है, सब्जेक्टिव स्टेट में कैसे है, क्या क्या आता है? जैसे समय पे नहीं सोना, हिंदी में अनिद्रा कहते हैं, ठीक है, समय पे नहीं सोना, या फिर स्वास्थ्य का खराब होना, या फिर मान लीजिए कि हमने वैक्सीन ले लिया, जैसे कोविड वगैरह का वैक्सीन ले रहे हैं, तो दवा का फिर प्रभाव पड़ जाता है, तो कभी कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ठीक है, एलर्जी हो गया, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके कारण यदि बैरियर उत्पन्न होता है तो वह सभी सब्जेक्टिव स्ट्रेस यानी सब्जेक्टिव बैरियर के अंतर्गत हम लोग इसे काउंट करेंगे, और यह मूल तौर पे किस में आ रहा है? फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर में, ठीक है। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है, एक है अनफेमिलियरिटी। क्या होता है इसका मतलब?
अनफेमिलियर का मतलब क्या? अपरिचित। जैसे हम लोग नए लोगों से मिले सडनली क्लास में, या कोई नई बच्चा आया, जैसे कल नया बच्चा आया था, ठीक, तो पूरे तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं कुछ बैरियर उत्पन्न हो रहे थे, ठीक है। तो अनफेमिलियरिटी जो है ना वो भी बैरियर को उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग पहली बार मिले, याद, हम लोग पहली बार मिले थे तो उस तरीके का संवाद नहीं हुआ था, हम लोग अनफेमिलियर थे एक दूसरे से जब हम लोग इंटरव्यू के समय आए थे, याद है। तो उसी तरीके से हम लोग कभी किसी से मिले, जैसे चाय दुकान पे गए तो किसी से पहले व्यक्ति से पहली बार मिले तो उससे हम तो अनफेमिलियर हैं, परिचित नहीं हैं, तो उसके वजह से भी बैरियर उत्पन्न होगा। तो इस बैरियर को भी किस में काउंट करेंगे? फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर में, ठीक है। तो फिजिकल का मतलब क्या है? हमसे रिलेटेड है, जैसे हम लोग किसी से मिल रहे हैं, हमारा तबीयत खराब है, तमाम सारा चीज़। मैकेनिकल में इन्वायरमेंट वाला इशूज आ जा रहा है, और उसके अलावा हमारा तबीयत वगैरह जो खराब हो रहा है वो सब इसमें आ जा रहा है, ठीक है। इसमें और भी पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये पूछा जा सकता है कि अनिद्रा जो है वह किस प्रकार का बैरियर है? फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर में आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आता है? ये सारा चीज़ समझ में आ रही बात? ठीक है। अब हम लोग लास्ट वाला जो बैरियर है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो बस उसके बाद तो फिर लास्ट नहीं, मतलब सेकंड लास्ट है। ये है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी साइकी शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रेन। ये ध्यान रखना है। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या? स्टडी ऑफ ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉइंट आ सकता है? जैसे पहला पॉइंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है? हिंदी इसको देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। व्यक्ति विशेष संदर्भ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या क्या चीज आ सकता है? इसमें कल्चर आ सकता है। कल्चर किसका? जिससे हम लोग मिलेंगे, पार्टिकुलर व्यक्ति का कल्चर। उसका सिविलाइजेशन आ सकता है, ठीक है। उसका बिलीफ आ सकता है, आ सकता है। उसका सिचुएशन भी आ सकता है, एग्जैक्टली। उसका अपब्रिंगिंग आ सकता है। यानी एक व्यक्ति विशेष में, जैसे किसी का पालन पोषण जो है दूसरे तरीके से हुआ, किसी का आस्था जो है जैसे किसी पार्टिकुलर रिलीजन में है, तो उससे भी, उसके कारण भी बैरियर उत्पन्न हो सकता है। उसकी स्कूलिंग कहीं दूसरे जगह से हुई है और हमारी स्कूलिंग कहीं दूसरे जगह से हुई है, तो उन दोनों के बीच में, जैसे डीपीएस का बच्चा का स्कूलिंग हुआ है और एक सामान्य तौर पे जो बिहार बोर्ड के बच्चे का स्कूलिंग हुआ है, तो ये दोनों मिलेंगे तो अंतर तो आएगा, बैरियर उत्पन्न तो होगा। स्कूलिंग में अंतर है, प्राइवेट स्कूल्स में जो स्कूलिंग है, सरकारी स्कूल का स्कूलिंग है, तो अंतर है, ठीक। पालन पोषण को लेकर के भी अंतर होता है, एनाटोमी को लेकर के भी अंतर होता है, जीनियोलॉजी के बेस पे भी डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। सिविलाइजेशन के बेस पे भी हो सकता है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का व्यक्ति मिस्र से मिल रहा है तो बहुत जगह पे बैरियर उत्पन्न हो रहा है, और जहाँ पे समानता है तो वहाँ यहाँ का क्वाइन का यहाँ पे विलक्षण दिखता है, इस तरीके से। समझ में आ रही बात? और कल्चरल बेस पे भी यहाँ पर अंतर उत्पन्न हो सकता है, जैसे साउथ का कल्चर का आदमी, जो जैसा कि हम लोग पहले बात किए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का व्यक्ति विशेष संदर्भ में, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट भी आ सकता है, ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, दूसरा हम लोग एक देख लेते हैं, और वह है सेल्फ इमेज या सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है?
सेल्फ इमेज या सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ इमेज का मतलब खुद से खुद के बारे में एक इमेज उत्पन्न कर लेना, एक अवधारणा तैयार कर लेना। यस और नो? इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? To know about ourselves. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंट्रोवर्ट आउटरोवर्ट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? अब दो अपनी बात को अपने अंदर ही रखना, किसी से ज्यादा हाँ। बोलना नहीं, बातें नहीं करना, Don't communication। open our hidden points in front of another people. ओके, तो सेल्फ इमेज का मतलब क्या? सेल्फ इमेज का मतलब अपने बारे में कोई अवधारणा तैयार कर लेना, अपने बारे में कॉन्सेप्ट पहले से तैयार करके रखें कि हम तो इस टाइप का हैं, हम तो इस टाइप का हैं। ठीक, तो उस इमेज के साथ जब हम लोग दूसरे व्यक्ति से इंटरैक्ट करेंगे तो बैरियर तो उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही ये मान करके गए हुए हैं। आप न्यूट्रल होकर के जाएंगे, जीरो पर होकर के जाएंगे तब तो ठीक है, संवाद सही होगा। लेकिन पहले से यदि आपने इमेज क्रिएट कर लिया खुद के बारे में, सेल्फ इमेज किसी भी तरीके का कि हम बहुत खराब हैं या भाई हम बहुत अच्छा हैं, दोनों तरीके का इमेज हो सकता है। आप किसी भी तरीके से बायस हो सकते हैं। तो यह बैरियर भी क्या है? अब ये इसको साइकोलॉजिकल बैरियर में क्यों रखा गया है? अब इमेज क्रिएट करेंगे तो इमेज क्रिएट करने का काम किसका है? दिमाग का है ना? और साइकी का मतलब ब्रेन होता है। तो जो भी चीज़ ब्रेन से रिलेटेड होगा, ब्रेन से डील होगा और उसके वजह से बैरियर उत्पन्न होगा तो साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे तीसरे नंबर पे लेंगे तो तीसरा करा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है? जैसे मान लेते हैं कि एक साइंटिस्ट है, ठीक है, और एक इधर से हम गुलाम अली को ले लेते हैं जो गजल करते हैं। ठीक है, तो इनका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है साइंटिस्ट का, वो तो रिसर्च का है और इनका म्यूजिक का है। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पे यदि किसी तरीके का बैरियर उत्पन्न होता है कम्युनिकेशन में तो उसे हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर में ही काउंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और उसके पीछे वजह क्या है? हाँ, उसके पीछे वजह है क्योंकि इनका एक्सपीरियंस म्यूजिक का है। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन में मैटर करता है, इस बात को ध्यान रखना है। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी हमारे माइंड से ही रिलेटेड है क्योंकि काम ही करेंगे अल्टीमेटली हम लोग, कहीं पे भी रहें, म्यूजिक में काम करें, फील्ड वर्क में काम करें या साइंटिस्ट के बेस पे काम करें, किसी भी तरीके से। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला है कॉग्निटिव डिफरेंसेस। चौथा नंबर है ना, कॉग्निटिव डिफरेंसेस। इसको याद ही नहीं करना है। कॉग्निटिव का बेसिक अर्थ क्या है? रिलेटेड टू नॉलेज, है ना? और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विभेद यानी बेसिक अर्थ क्या हो सकता है कि जब दो व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और उनके नॉलेज की वजह से, नॉलेज में डिफरेंसेस की वजह से बैरियर उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? साइकोलॉजिकल बैरियर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव डिफरेंसेस की वजह से उत्पन्न हो रहा है और कॉग्निटिव का अर्थ होता है रिलेटेड टू नॉलेज, और नॉलेज काम किसका है? ब्रेन का है ना? ये ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली यह ब्रेन से ही रिलेटेड है, इसीलिए साइकोलॉजिकल बैरियर में आ रहा है। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़े थे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन, ऐसा पढ़े थे हम लोग। एक माइंड से रिलेटेड था, एक हार्ट से रिलेटेड था, महसूस करना, और एक दौड़ने वगैरह से रिलेटेड था, बॉडी मूवमेंट से, है ना? 3 तरीके का डोमेन। तो एक कॉग्निटिव डोमेन, यानी कॉग्निटिव डोमेन का मतलब रिलेटेड टू नॉलेज, इतना ध्यान में रखना है। क्लियर है? जैसे एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे मान ले कि एक लड़का है जो PhD कर रहा है हिस्ट्री में और एक लड़का है जो अभी अभी ग्रेजुएशन हिस्ट्री लिया है, ठीक है? तो दोनों तो हिस्ट्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों के पास जो नॉलेज होगा
वो कॉग्निटिव डिफरेंसेस होगा, और कॉग्निटिव डिफरेंसेस होगा तो वह साइकोलॉजिकल बैरियर में आएगा, क्योंकि बैरियर उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। क्लियर है? तो इसको आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग साइकोलॉजिकल में ही चल रहे हैं, एक दो पॉइंट और हो सकता है, जैसे मेंटल फियर है, ठीक है, मेंटल फियर है, और एक है सेलेक्टिव परसेप्शन, शायद छठा होगा। मेंटल फियर क्या होता है और इससे कैसे बैरियर उत्पन्न हो सकता है? प्लीज एक्सप्लेन। हिंदी कर देते हैं इसको, मानसिक डर। हम अपनी बातों को दूसरे से अच्छे से बता नहीं पाते, क्योंकि हमें डर रहता है कि वो हमारी बातों का फायदा उठा सकते हैं। हाँ, अच्छा, एक पॉइंट ये हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के दौरान पहले ही डर उत्पन्न हो जाए, और वह इस तरीके का डर हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बात का कहीं गलत अर्थ ना निकाल ले, कहीं गलत फ़ायदा ना निकाल ले, कहीं बात सुन करके ज़्यादा पॉजिटिव ना हो जाए, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। इसको आसान भाषा में कहे तो कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, ठीक। तो इस वजह से मेंटल फियर उत्पन्न होता है, और मेंटल फियर अल्टीमेटली भी ब्रेन से रिलेटेड है, इसीलिए साइकोलॉजिकल बैरियर में है। क्लियर है? तो यदि हमने पहले ही सोच लिया कि वो गलत फ़ायदा उठा सकता है या फिर उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेगा, मतलब मेरे क्रेडिट पे बहुत सारा काम कर जाएगा या मेरे बात का अलग अर्थ निकाल लेगा, तो यह उससे भी एक क्या होगा, बैरियर उत्पन्न होगा, एक अवरोध उत्पन्न होगा। तो हम लोग सामने वाला व्यक्ति से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। और कम्युनिकेशन में क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग किसी को कहे कुछ और वो समझ लिया कुछ, मैसेज चल गया कुछ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी अभी हम लोग पढ़े थे और ये पूछा भी जाता है अक्सर, उसे हम लोग मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। और मेटा कम्युनिकेशन को याद नहीं करना था। मेटा का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड, जैसे मेटाफिजिक्स, बियॉन्ड फिजिक्स। क्लियर है? तो मेंटल फियर की वजह से भी। और एक चीज और है, और वह है सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन क्या हो सकता है? चीजें हमारे सामने हैं, पर हाँ, उसको कुछ ही चीजों को पे गौर करते हैं और उसी चीजों को सिलेक्ट करके कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छा, क्या? मुझे इसका आइडिया नहीं पता। अच्छा, परसेप्शन तो समझ में आ ही रहा होगा ना। धारणा मतलब सेलेक्टिव परसेप्शन, मतलब हमने पहले से ही कुछ धारणाओं को डिसाइड करके रखा है। एग्जैक्टली, पूर्वाग्रह से ग्रसित ठीक है, दूसरी चीजों पे ध्यान देना। ठीक है। तो सेलेक्टिव का मतलब चयनात्मक, है ना। और परसेप्शन बेसिकली एक तरीके का क्या है, पूर्वाग्रह है ना। तो किसी के बारे में सेलेक्टिव परसेप्शन बना लेना। परसेप्शन तो बना लिए तो उसमें बहुत तरह का परसेप्शन हो सकता है, लेकिन सेलेक्टिवली, जैसे मेरे लिए वह काम का पूर्वाग्रह है, मेरे कम्युनिकेशन में मदद कर सकता है, तो वो सेलेक्टिव परसेप्शन यदि हम लोग किसी के बारे में बना लेते हैं, ये तो इस नाम से यह स्पष्ट है कि किसी के बारे में परसेप्शन बना लेना और किसी के बारे में सेलेक्टिवली, जो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, हमारे हित के अनुकूल हो। तो सेलेक्टिव परसेप्शन में क्या आ जाएगा, यह भी यहाँ से भी बैरियर उत्पन्न होगा कम्युनिकेशन में। होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं इसमें, और वह है फिल्टरिंग। ये तो एकदम याद रखना है, इससे तो 110% सवाल पूछा ही जाएगा। फिल्टरिंग को ही ग्रेप वाइन कहते हैं। ग्रेप वाइन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है ग्रेप वाइन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे ऑफिस टू ऑफिस या किसी इंस्टीट्यूशन में जो बात होती है वो हाँ, formal है। ठीक है। और अगर दोस्त वगैरह से ये बात करें तो इनफॉर्मल तरीके तो दोस्त से फॉर्मल बात नहीं कर सकते हैं, से कर सकते हैं। तो फिर अंतर क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं ना। हाँ, इनफॉर्मल में बेसिकली नॉर्मल बस हाल चाल, ये समाचार वगैरह पूछे,
हाँ से रिलेटेड है क्या? फॉर्मेट, इंफॉर्मेशन फॉर्मल में तो हमारे पास रूल होगा ना, हाँ हमारे पास कायदा कानून होगा या नहीं होगा। जैसे सर आएंगे हमारे क्लास में तो सर से हम ये नहीं पूछ सकते कि सर आप क्या खाना खा कर आए हैं, या जो खाना बना था उसमें नमक ज़्यादा था कि कम था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं और हमारा एक रूल्स है, रेगुलेशन है, एक फॉर्मेट है जो तय किया हुआ है कि हम अपने टीचर से क्लास में यह बात कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग टीचर से, पहले से फिक्स है वो हाँ फॉर्मल हाँ, एरिया में, जिसका लिमिटेशन कुछ तय किया हुआ है। जैसे क्वेश्चनर में इसको यदि हम लोग समझें तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? क्लोज इंडेड हाँ, फॉर्मल क्लोज इंडेड में आ जाएगा कि इसमें चीज़ें फिक्स है, इनफॉर्मल ओपन इंडेड में आएगा, कुछ भी बात कर सकते हैं कहीं का कहीं नहीं, ठीक है। तो फिल्टरिंग क्या होता है? फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? फिल्टर का मतलब ही होता है छान करके लेना, फिल्टर का मतलब वही है। तो अपने हिसाब से उसमें किसी चीज़ को मिला देना, किसी चीज़ को जोड़ देना किसी मैसेज में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिए और अपने हित के अनुकूल कि वो हमारे इंटरेस्ट में हो, हमारे फ़ायदे में हो, ठीक। इसी को अंग्रेजी में ग्रेप वाइन भी कहते हैं और ग्रेप वाइन के ब्रैकेट में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लिख लेना। क्यों? क्योंकि एक बार पूछा गया कि ग्रेप वाइन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? ग्रेप वाइन, तो ग्रेप वाइन क्या है? इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हाँ ग्रेप, हाँ हाँ वही अंगूर वाला, अंगूर पे ध्यान रहता है। ग्रेप वाइन का अगर लिटरल मीनिंग ले तो ग्रेप वाइन मतलब हो गया अंगूर का शराब। लेकिन वो वाइन नहीं है, ये ही है। हाँ, क्यों अंगूर का शराब पीते हो क्या तुम? चलो एक और है, उसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। लिंग्विस्टिक नाम से स्पष्ट है, ध्यान रखना है, हाँ, और कल्चरल बैरियर, यस और नो। लिंग्विस्टिक का मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज और कल्चर का मतलब कल्चरल तो रिलेटेड टू कल्चर। कल्चर में क्या क्या आता है? कल्चर में हमारा भाषा भी आता है, हमारा मतलब रहन सहन, पहनावा, खाना पीना, सब कुछ आता है कल्चर में। आता है नहीं आता है? ठीक है, गुड। एक सवाल पूछेंगे हम, कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या अंतर है? इसके बाद जस्ट पूछेंगे हम, ठीक। कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या अंतर है? लगभग तो सिमिलर ही है। नहीं अभी नहीं, इसके कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब इसमें हम लोग समझते हैं लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर में क्या क्या पॉइंट आ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, जैसे एक साउथ इंडिया के कोई तमिल भाषी हो गए, हाँ, इंडिया के हिंदी भाषी हो गए, और वो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, तो वो एक लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया। ठीक, एक ये प्रॉब्लम है। ठीक, लिंग्विस्टिक बैरियर, एग्जैक्टली, भाषा संबंधी, ठीक। एक यहाँ पे दिया है KVS मदान ने, सेमांटिक बैरियर। सेमांटिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू ट्रांसलेशन, ठीक है। सेमांटिक का संबंध लैंग्वेज से है, ठीक। जैसे हम लोग किसी आदमी को मेल किए या किसी आदमी को कुछ फैक्स किए, किसी आदमी को कुछ मैसेज भेजें और उस आदमी को उस भाषा का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक। तो ट्रांसलेट करने में क्या होता है कि हूबहू मैसेज नहीं भी जा सकता है ना। जैसे एक ही का कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, एक ही शब्द के कई सारे हिंदी में अर्थ हो जाते हैं। जैसे वाटर है, वाटर का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? अंग्रेजी में वाटर, हिंदी में इसे हम लोग पानी कहते हैं, ठीक। पानी को हम लोग जल भी कहते हैं और पानी का मतलब इज्जत भी होता है और पानी का मतलब चमक भी होता है, लेकिन अंग्रेजी में तो हमने वाटर ही कहा था। तो यदि ट्रांसलेशन में हमें इस तरीके से, जैसे हम पानी की बात कर रहे थे और यदि वहाँ पे इज्जत दिखा दे या चमक दिखा दे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना।
तो इस तरीके का यदि बैरियर आएगा, ट्रांसलेशन के द्वारा उत्पन्न बैरियर, या फिर कोई आदमी किसी भाषा का जानकार है और वैसे व्यक्ति को मैसेज भेज दिया जिसको उस भाषा का ज्ञान नहीं है, तो ट्रांसलेशन के माध्यम से जो कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न होगा वो सेमांटिक बैरियर में आ जाएंगे, है ना? क्लियर है? इसको मिटाते हैं बस। दूसरा है हमारे पास क्या, हाई और लो कॉन्टेक्स्ट। ये क्या होता है? लो कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, जैसे ये आई थिंक ये कल्चरल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ। ये हाई और लो कॉन्टेक्स्ट नीतीश समझा सकता है। हाई कॉन्टेक्स्ट कोई अपनी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और कोई एकदम ही काट के बोलते हैं, तो दोनों में समझ एग्जैक्टली। हाई कॉन्टेक्स्ट का मतलब खूब डीलिंग देना इस टाइप से, मतलब पहले भूमिका मान लो। पहले किसी भी कम्युनिकेशन का शुरुआत करने से पहले, ठीक है, पहले खूब भूमिका बांधे, भारत ये भारत वो, इस तरीके से। तो जहाँ पे भूमिका पहले हम लोग बांधेंगे हाई कॉन्टेक्स्ट में, ठीक, और लो कॉन्टेक्स्ट इसका ठीक उलट होगा। जैसे हम लोग लो कॉन्टेक्स्ट में जब अफ्रीका के किसी देश के बारे में अब धारणा तैयार किए हुए हैं, तो हम लोग लो कॉन्टेक्स्ट में इसको, अरे अफ्रीका बहुत गरीब ये वो बोलने लगते हैं, है ना, भूखमरी है, तो वो लो कॉन्टेक्स्ट हुआ। अब उसके वजह से भी बैरियर उत्पन्न होगा। जैसे मेरा एक दोस्त है DRC का, पैरियोट को मतलब कालोंजी नाम है उसका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का है, तो अफ्रीका महादेश का है। अब जो आदमी लो कॉन्टेक्स्ट में अफ्रीका को देखता है, तो उससे जब उसका कम्युनिकेशन होगा तो बैरियर तो उत्पन्न होगा ही। अफ्रीका को आपने लो कॉन्टेक्स्ट में देखा है, और भारत को आप हमेशा हाई कॉन्टेक्स्ट में देखे भी हैं और दिखाए भी हैं, तो दोनों जगह पे समस्याएं उत्पन्न होगी, ठीक। जैसे एकदम से मैं बहुत ब्रिलियंट लड़का हूँ, मैं सबसे अच्छा लड़का हूँ, हाई कॉन्टेक्स्ट अपने बारे में, फिर बोले कि अरे मैं तो बहुत ही घटिया एकदम कुरूप टाइप का इंसान हूँ, लो कॉन्टेक्स्ट, दोनों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगा। तो उस बैरियर को भी हम लोग लिंग्विस्टिक कल्चरल बैरियर में रखेंगे। क्लियर है? और लैंग्वेज चूंकि कल्चर का ही एक पार्ट है, इसलिए हम लोग अलग करके इसको देख नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, ये तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्या क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है? मतलब बैरियर, नीतीश, क्रॉस कल्चरल बैरियर क्या? कल्चरल बैकग्राउंड से जो डिफरेंसेस या फिर एग्जैक्टली, कल्चरल डिफरेंसेज की वजह से दो व्यक्तियों या दो संस्था या दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन में जिस बैरियर का उत्पन्न होता है या जिस तरीके का बैरियर उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस कल्चरल बैरियर। क्रॉस कल्चरल का मतलब है कि दो तरीके के कल्चर के लोग एक जगह पे आ रहे हैं। जैसे अंग्रेज भी आए तो उन्होंने क्या कि संस्कृत का अपना एक भाषा था, एक यहाँ का अलग कल्चर था, तो उसने पहले क्या किया, बैरियर उत्पन्न हुआ तो उसका ट्रांसलेशन कराया अपने भाषा में, अंग्रेजी में, तब उसको समझा, अपने एक्सपर्ट से कराया। तो क्रॉस कल्चरल जब मतलब दो कल्चर के लोग जब आपस में मिलेंगे तब जो बैरियर उत्पन्न होगा तो उसे क्या कहेंगे? क्रॉस कल्चरल बैरियर। इसके कई सारे आधार हो सकते हैं। इसका भाषा का आधार हो सकता है, खान पान का आधार हो सकता है, रहन सहन का भी आधार हो सकता है ना। क्रॉस कल्चर में लोग मिलेंगे तो सबका अलग अलग चीज़ है, किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मोटा मोटी क्या है, जब दो डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में मिलेंगे तो उनके कम्युनिकेशन में जो बैरियर उत्पन्न होगा क्रॉस कल्चरल बैरियर के नाम से उसे जाना जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक है, दो तीन पॉइंट और है, और एक पॉइंट है इनसफिशिएंट नॉलेज। और चूंकि लिंग्विस्टिक की बात कर रहे हैं तो ऑफ लैंग्वेज कर लेंगे। हालांकि यह पॉइंट हम लोग ऊपर में बात किए हैं
सेमांटिक वाले में, लेकिन वो ट्रांसलेशन वाली बात थी। यहाँ पे कौन वाली बात है कि किसी भी भाषा का आपके पास अल्प ज्ञान है, ठीक, जैसे हम लोग मध्यकालीन भारत में भक्ति मूवमेंट पे मान लो कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक, तो हमारा टेक्स्ट मिलेगा, प्राइमरी टेक्स्ट मान लो कि मिल गया वहाँ की भाषा में, तमिल में मिल गया, तो तमिल का मेरे पास इनसफिशिएंट नॉलेज है, ठीक, तो प्राइमरी टेक्स्ट का, प्राइमरी सोर्स का अध्ययन करने के दौरान बैरियर उत्पन्न होगा। तो वो बैरियर कहाँ पे आ जाएगा? लिंग्विस्टिक बैरियर के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है। अब हम क्या किए कि तमिल से इसका ट्रांसलेशन करा लिया अंग्रेजी में, ठीक, अब अंग्रेजी में भी बैरियर उत्पन्न होने लगा हमसे, तो यह ट्रांसलेशन के बेस पे उत्पन्न हो गया, इसलिए हम लोग इसे सेमांटिक बैरियर कहेंगे। यस और नो? और रिसर्च के लिए हम तमिल चले गए तो वहाँ के लोगों से हमारा कल्चरली डिफरेंसेस है, ठीक, वहाँ के लोग कुछ और खाते हैं, हम कुछ और खाते हैं, तो वहाँ पे गए तो मिल ही नहीं रहा है वो चीज़, ठीक, तो ये जो अंतर होगा यह क्या होगा? क्रॉस कल्चरल बैरियर। क्लियर है? ठीक है, और बात करते हैं। एक है वो फिर से एक कल्चरल डिफरेंसेस आ गया, तो कल्चरल डिफरेंसेस तो हम लोग पहले से डील कर चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज में क्या होगा? जैसे बहुत सारा टेक्निकल भाषा है जो आम आदमी को समझ में नहीं आता, ठीक, जो कॉमन मैन को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मान लो कि हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, मान लो कि हम लोग कर रहे हैं, है ना। अब टेक्निकल नॉलेज में यदि किसी चीज़ को मान लो हम अपने ग्रामीण लोगों को समझाते हैं, उनके भाषा में नहीं समझा करके अपने कंप्यूटर के भाषा में या किसी और टेक्निकल लैंग्वेज में हम समझाते हैं उन्हें, तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज की वजह से भी बैरियर उत्पन्न हो सकता है, ठीक। जैसे कंप्यूटर खरीद लिए और कंप्यूटर के बारे में टेक्निकल नॉलेज हमें है ही नहीं, तो बैरियर उत्पन्न होगा या नहीं होगा? हमने प्रोजेक्टर खरीद लिया, हमने स्मार्ट बोर्ड खरीद लिया, लेकिन स्मार्ट बोर्ड हमें चलाना ही नहीं आता, तो टेक्निकल नॉलेज की वजह से बैरियर उत्पन्न हो रहा है, तो वो भी लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये मिला जुला के सभी बैरियर थे, और इसी से वो लोग पॉइंट अलग अलग कर करके आपको घुमाते फिराते चलेंगे। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, और यदि कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर समझ गए। 1 से 2 सवाल यहाँ से तय रहता है, तो 2 से 4 नंबर यहाँ से श्योर रहेगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।